जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पुनः एक नई ऊर्जा के साथ आप सबों के समक्ष अपनी जो भी मेहनत है 100% देकर आप सबों के बीच हम लोग रख रहे हैं। आप लोग इसी तरह से हम लोग के ऊपर और सभी आदमी मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे और नई मंजिल को हासिल करेंगे। जो भी आप सोच रहे होंगे, अपने टारगेट बनाए होंगे अपनी जिंदगी में, वो मेरी तरफ से 100% उसमें सपोर्ट मिलेगा। उसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं रहेगा। बस आप लोग इसी तरह अपना प्यार देते रहे। जैसे कि जितना भी वीडियो हम डाल रहे हैं उसमें से हम देख रहे हैं कि मेरा दिन ब दिन कॉल भी आ रहा है, उसके बाद सब्सक्राइबर भी बढ़ रहा है और व्यू का तो बात ही नहीं है। व्यू इतना आ रहा है कि देख के हम लोग स्तब्ध रह रहे हैं। तो इसी तरह से आप लोग तैयारी करते रहिए। और आइए हम लोग आज शुरुआत करते हैं करंट अफेयर से। सबसे पहले करंट अफेयर से शुरुआत करते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आप लोग बताइएगा आज का पहला सवाल कि वर्तमान समय में सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है? बताइए, वर्तमान समय में सीबीएसई का अध्यक्ष कौन है? निधि छिब्बर। कौन बने हैं? निधि छिब्बर। वर्तमान समय में सीबीएसई के अध्यक्ष निधि छिब्बर बने हैं। और सीबीएसई का स्थापना 1962 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है सीबीएसई का स्थापना? 1962 ईस्वी में। सीबीएसई का स्थापना कब हुआ है? 1962 ईस्वी में। 1962 ईस्वी में तो भाई सीबीएसई का स्थापना हो गया। आप लोग एक और बोर्ड का नाम सुने होंगे, एससीईआरटी बोर्ड। एक होता है एनसीईआरटी बोर्ड। एनसीईआरटी जो होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसका स्थापना 1961 में हुआ है। एनसीईआरटी का स्थापना 1961 में। इसके जस्ट एक साल के बाद 1962 में हुआ है सीबीएसई का स्थापना। किसका स्थापना? सीबीएसई का। और सीबीएसई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन बता दिए? निधि छिब्बर। निधि छिब्बर। उसके बाद हम बात किए 1961 में एनसीईआरटी का स्थापना हुआ है। तो आप लोग को याद रखना है कि एनसीईआरटी के वर्तमान में अध्यक्ष है दिनेश सकलानी। कौन है? दिनेश सकलानी। दिनेश सकलानी दोनों का अध्यक्ष याद होना चाहिए। करंट के तौर पर बहुत मस्त क्वेश्चन है। स्थापना बता दिए, अध्यक्ष बता दिए। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि अमेरिका के किस शहर को हाल ही में हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया गया? बताइएगा। अक्टूबर को। किसको घोषित किया गया? अक्टूबर को। आप लोग बताइएगा एक क्वेश्चन कि वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्कले वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष हैं। इसका स्थापना 1909 में हुआ है। इसका मुख्यालय दुबई में है। कहाँ में है? दुबई में। आप लोग बताइएगा कि बीसीसीआई का स्थापना कब हुआ है? 1928। और बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में है और वानखेड़े स्टेडियम में। और बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष है रोजर बिन्नी। कौन है? रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि वर्तमान समय में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उप गवर्नर की संख्या कितनी है? बताइएगा। 4। कितना है? 4। उप गवर्नर की संख्या 4। गवर्नर की संख्या 1। गवर्नर वर्तमान में कौन है? गवर्नर वर्तमान में शक्तिकांत दास है 25वें नंबर के। कितने नंबर के? 25वें। और आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को यह जो हुआ है हिल्टन यंग आयोग के सिफारिश पर। कौन आयोग के सिफारिश पर? हिल्टन आयोग की सिफारिश पर 1935 में। और पहले इसके जो बने थे गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ। कौन बने थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। और इस तरह से चलते चलते भी 25वां नंबर के बने हुए हैं शक्तिकांत दास। अच्छा, आप लोग एक क्वेश्चन बताइएगा कि भारत में विमुद्रीकरण अभी तक कितनी बार हुआ है? 3 बार। विमुद्रीकरण कितनी बार? 3 बार। अब मुद्रा का अवमूल्यन भी कितना बार? 3 बार। देखिएगा, मुद्रा का अवमूल्यन और विमुद्रीकरण में अंतर। विमुद्रीकरण का मतलब होता है कि पुरानी मुद्रा जो चल रहा है उसे बंद करके नई मुद्रा को मार्केट में लाना। जैसे 2016 के अंदर में नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार भारत के अंदर में 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी किया। नोटबंदी को ही विमुद्रीकरण कहा जाता है। तो उस समय जो है कि बहुत सारे नोट बंद किए गए और नए नए नोट का प्रचलन शुरू किया गया। तो इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि नोटबंदी जो हुआ है अंतिम रूप से 2016 में भाजपा सरकार नरेंद्र मोदी के काल में, वो डेट था 8 नवंबर। और सबसे पहली बार जो भारत में मुद्रा का जो बंद हुआ था वो हुआ था 1946 में, आजादी के पहले। उसके बाद दूसरी बार हुआ था 1978 में। दूसरी बार कब हुआ था? 1978 में। ये हो गया मुद्रा का विमुद्रीकरण 3 बार। और विमुद्रीकरण क्या होता है आप लोग को बता दिए। अब आता है अवमूल्यन। मुद्रा का अवमूल्यन का मतलब होता है कि किसी भी देश की तुलना में
अपने देश की मुद्रा का मूल्य को कम कर देना। क्या कर देना? कम कर देना। मुद्रा के मूल्य को कम कर देंगे तो बताइए यहाँ से ज्यादा सामान आदमी खरीद के ले जाएगा नहीं ले जाएगा दूसरे देश वाला। अर्थात हम मुद्रा के अवमूल्यन के फलस्वरूप निर्यात को बढ़ावा दे रहे हैं। किसको बढ़ावा दे रहे हैं? निर्यात को बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे समझिएगा, एक अमेरिका का कंपनी है, एक चीन का कंपनी है, दोनों से भारत कुछ व कुछ सामान खरीदता है। कुछ सामान चीन से खरीदता है, कुछ सामान अमेरिका से खरीदता है। अमेरिका वाला एक मोबाइल फोन मान लो कि 500 रुपया में देता था इंडिया को, वही जितना जितना उसमें फंक्शन है वही चीन वाला बना के 200 रुपया हमको उपलब्ध करा रहा है। तो हम किसका सामान खरीदेंगे? चीन वाला का खरीदेंगे। इसका मतलब चीन अपने यहाँ के सामान का निर्यात को बढ़ावा दे रहा है। किससे कम कर? मुद्रा का मूल्य को कम कर अर्थात अवमूल्यन को विकसित करके। अगला क्वेश्चन, और मुद्रा का अवमूल्यन भारत में कितनी बार हुआ है? 3 बार। कितना बार हुआ है? 3 बार। और मुद्रा का अवमूल्यन पहली बार 1949 में, पहली बार 1949 में, दूसरी बार 1966, दूसरी बार 1966 में, और तीसरी बार 1991 में, तीसरी बार 1991 में। मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार, मुद्रा का विमुद्रीकरण भी 3 बार। ये दोनों क्वेश्चन आपके माइंड में फिट रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, हाँ 49, 66, 91, 49, 66, 91 ये हो गया अवमूल्यन। विमुद्रीकरण हो गया आपका 1946, 1978 और 2016। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा वर्तमान में एसबीआई के अध्यक्ष हैं और एसबीआई का स्थापना जो हुआ था 1 जुलाई 1955 को, और यह जो हुआ था इसका स्थापना गोरेवाला समिति की सिफारिश पर। कौन समिति की सिफारिश पर? गोरेवाला समिति की सिफारिश पर। और वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा व्यवसायिक बैंक जो है वह एसबीआई है। कौन है? एसबीआई है। और भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ था 19 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी के समय में। और इंदिरा गांधी के समय में जब हुआ था तो उस समय आरबीआई के गवर्नर थे आपके एलके झा। कौन थे? एलके झा। एलके झा। लेकिन उस समय जो राष्ट्रीयकृत किया गया था बैंक, वो एक समिति आया था उभरकर जिसका नाम था हजारी समिति। कौन सी समिति? हजारी समिति। हजारी समिति के सिफारिश पर पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण भारत के अंदर में 1969 में इंदिरा गांधी के काल में किया गया। 50 करोड़। उसके बाद फिर दूसरी बार जब भारत के अंदर में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 1980 में। कब हुआ था? 1980 में 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण। कितना बड़े बैंकों का? 6 बड़े। पहली बार में 14, दूसरी बार में 6। इसलिए कुल कितने राष्ट्रीयकृत बैंक थे? 20। लेकिन नरेंद्र मोदी ने बाद में आकर जब इनका शासनकाल 2014 से शुरू हुआ तो इन्होंने बहुत सारे बैंक को बहुत सारे बैंक में मर्ज कर दिया और वर्तमान समय में कुल बैंक सिर्फ 10 संख्या में बचा हुआ है। याद रखिएगा, जिसमें से सबसे बड़ा बैंक एसबीआई है, लेकिन भारत का केंद्र बैंक के रूप में आरबीआई को जानते हैं। किसको जानते हैं? आरबीआई को। अगला क्वेश्चन, बैंक ऑफ इंडिया। हाँ अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि वर्तमान समय में इरडा के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान समय में इरडा के अध्यक्ष हैं देवाशीष पांडा। कौन है? देवाशीष पांडा। वर्तमान समय में इरडा IRDA यानी इसका फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यानी ये इरडा जो है ये बीमा बनाने वाली कंपनी है। कौन बनाने वाली कंपनी है? बीमा। जैसे तुम लोग को पता होगा, आप लोग को पता होगा कि LIC है, GIC है, इस तरह से बहुत सारा LIC करने वाली कंपनी है, यानी बीमा करने वाली कंपनी है। बीमा करने वाली जितने भी कंपनी है उस पर जो कंट्रोल रखती है वो इरडा रखती है। कौन रखती है? इरडा। जैसे भारत के अंदर में जितना भी प्रकार का क्रिकेट होता है, जैसे रणजी ट्रॉफी हुआ, दिलीप ट्रॉफी हुआ, ईरानी ट्रॉफी हुआ, जितना भी क्रिकेट होता है उसपे बीसीसीआई कंट्रोल रखता है। उसी प्रकार से जितना भी बीमा कंपनी है भारत के अंदर में उस पे कंट्रोल रखने का काम करती है वो इरडा करती है। और इरडा के वर्तमान में अध्यक्ष है देवाशीष पांडा। कौन है? देवाशीष पांडा। और इरडा का मुख्यालय हैदराबाद में है। इरडा का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में है। इरडा का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में है। और इसका स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1997 में। कब हुआ था? 1997 में। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि वर्तमान समय में आईसीसी की पहली स्वतंत्र महिला निदेशक किसे बनाया गया है? इंदिरा नूई। कौन बनी है? इंदिरा नूई। वर्तमान समय में आईसीसी की पहली स्वतंत्र महिला बनी है इंदिरा नूई। और आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका मुख्यालय कहाँ बताएं? दुबई। दुबई शहर किस देश में है? यूएई में। यूएई में। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा
आप लोग को पता होगा कि हाल ही में नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव का घोषणा किया गया है। एक राष्ट्र एक चुनाव, एक राष्ट्र होगा एक चुनाव होगा। इससे क्या फायदा होगा कि दोनों का चुनाव अर्थात लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव होता है, दोनों का चुनाव साथ में ही कराने का घोषणा हुआ है। तो ये भी हो नहीं रहा है, ऐसा घोषणा किया गया है भारत सरकार के द्वारा कि आगे आने वाले दिनों में हम एक राष्ट्र भारत है, और जब लोकसभा का चुनाव करवाएंगे पूरे भारत के लिए, तो उसी समय हम लोग राज्यसभा का भी चुनाव या फिर विधानसभा का भी चुनाव साथ में करवा देंगे। इससे बहुत सारे पैसा का भी बचत हो जाएगा। तो ये सब सारा चीज है। लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि भारत सरकार के द्वारा जो एक राष्ट्र और एक चुनाव का जो घोषणा किया गया है, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इस पर कंट्रोल रखने के लिए बताइएगा रामनाथ कोविंद को। किसे बनाया गया? रामनाथ कोविंद। वही रामनाथ कोविंद जो पूर्व में भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। वर्तमान समय में जो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, उसके जगह पे जो उससे पहले काम कर रहे थे, वही भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे थे रामनाथ कोविंद। कौन कर रहे थे? रामनाथ कोविंद। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आप लोग बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना 1919 में हुआ है। इसका स्थापना 1919 में हुआ है और इसका मुख्यालय जो है वह जेनेवा में है। और जेनेवा जो है कि स्विट्जरलैंड में है। जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ऐसे हम स्विट्जरलैंड की राजधानी देखें तो बर्न है। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? बर्न। लेकिन वहां के एक और शहर स्थित है जेनेवा। जेनेवा में ही ILO का मुख्यालय स्थित है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं गिलबर्ट होगम्बो। कौन है? गिलबर्ट होगम्बो। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? लियोन्स। कहाँ है? लियोन्स पेरिस में है। देखिएगा, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। पेरिस के ही अंदर में एक शहर है छोटा सा लियोन्स, वहां पर ही इंटरपोल का मुख्यालय है। और इंटरपोल का जो सबसे बड़ी संस्था है, भारत के ही नहीं पूरे विश्व के लेवल पे एक संस्था है, जो कि आपका मौलिक अधिकार का अगर क्षरण होता है या फिर बड़े सब व्यक्ति जो कि कहने का मतलब होता है जो अंडरवर्ल्ड डॉन सब होता है, बड़ा बड़ा व्यक्ति होता है जो कि गलत काम करता है, उसको जो है कि पकड़ने का काम करती है या फिर उसे सजा देने का काम करती है इंटरपोल। तो इंटरपोल का स्थापना जो हुआ है 1927 में। इंटरपोल का स्थापना कब हुआ है? 1927 में। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष जो है वो है जुर्गेन स्टॉक। कौन है? जुर्गेन स्टॉक। इंटरपोल सीधा आपको कम से कम इतना याद रखना पड़ेगा कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो लियोन्स। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? लियोन्स। ऑप्शन में आपको पेरिस भी रहेगा, ऑप्शन में लियोन्स भी रहेगा, लेकिन आपको लियोन्स लगाना है। क्या लगाना है? लियोन्स। अगर लियोन्स नहीं रहेगा तो पेरिस के साथ जाएंगे। अब बात आता है पेरिस का। तो पेरिस किस नदी किनारे? सीन नदी किनारे। किस नदी किनारे? सीन नदी के किनारे। अच्छा, सूरा और सुंदरियों के देश के रूप में किस देश को जानते हैं? फ्रांस। किसे जानते हैं? फ्रांस को। अच्छा, आप लोग को बताएंगे कि समुद्रों की रानी के नाम से फ्रांस को। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, नदियों का देश किसे कहते हैं? बांग्लादेश। नदियों का देश बांग्लादेश को। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि नहरों का देश किसे कहते हैं? पाकिस्तान को। नहरों का देश पाकिस्तान को कहते हैं। नहरों का देश किसे कहते हैं? पाकिस्तान को। अच्छा, पाकिस्तान की वर्तमान में राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि पाकिस्तान की वर्तमान में राजधानी तो इस्लामाबाद है, लेकिन पाकिस्तान की सांस्कृतिक राजधानी कहाँ है? तो बताइएगा लाहौर। कहाँ है? लाहौर। पाकिस्तान की सांस्कृतिक राजधानी लाहौर है। अब आते हैं, बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में। तो आप लोग को पता होगा कि पाकिस्तान जो अलग हुआ है वो भारत से अलग हुआ है, और अलग जो हुआ है 1947 में अलग हुआ है। और इन दोनों के बीच 1947 ईस्वी में ही एक लाइन खींचा गया जिसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। क्या कौन सा नाम है? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है, जिसका निर्धारण यानी कि लिखा पढ़ी जो हुआ था 1947 ईस्वी में ही हुआ था। इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा का निर्धारण करती है वह रेड क्लिफ रेखा निर्धारण करती है, जिसका निर्धारण किस वर्ष किया गया? 1947 में। यानी भारत जिस वर्ष अलग हुआ तो उसी साल जो है कि उसका निर्धारण भी कर दिया गया। और जिस वर्ष निर्धारण हुआ उसके बाद पाकिस्तान ने अब तक अपना 2 राजधानी को चेंज कर चुका है। पाकिस्तान की पहली राजधानी अलकुच थी,
कुछ दिन के बाद उसका राजधानी अलग बना, फिर कुछ दिन के बाद उसका राजधानी कुछ बना, तो कुछ जो बना इस्लामाबाद तब से चलते आ रहा है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान की जो दो गो राजधानी पहली बनी थी वो कौन कौन सी थी? तो पाकिस्तान की एक राजधानी कराची बनी है, और पाकिस्तान की एक राजधानी रावलपिंडी बनी है। कौन बनी है? रावलपिंडी। यानी रावलपिंडी भी पाकिस्तान की राजधानी रही है। रावलपिंडी के अलावा कराची भी बनी है, लेकिन वर्तमान समय में कौन है? इस्लामाबाद। 1967 से लेकर अभी तक चलते आ रहा है कौन? इस्लामाबाद। उससे पहले दो राजधानी वो चेंज कर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान की सांस्कृतिक राजधानी लाहौर कहलाती है। क्या कहलाती है? लाहौर। अब दोनों को रेखा का निर्धारण कौन सी रेखा करती है? रेड क्लिफ रेखा। इसका निर्धारण किस वर्ष हुआ था? 1947 में। कब हुआ था? 1947। ये हो गया रेड क्लिफ। रेड क्लिफ के अलावा 24वीं समानांतर रेखा, रेड क्लिफ के अलावा 24वीं समानांतर रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच ही है, इस कच्छ के रण में। तो आप समझिएगा कि कच्छ के रण अर्थात गुजरात के क्षेत्र से जो सीमा रेखा का निर्धारण होती है भारत और पाकिस्तान के बीच, वह आपका 24वीं समानांतर रेखा स्थित है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। और पाकिस्तान का जब बात उठाते हैं तो पाकिस्तान के बारे में एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। पाकिस्तान जब भारत से अलग हुआ तो उस समय उसका पहला गवर्नर हुआ था मोहम्मद अली जिन्ना। कौन बना था? मोहम्मद अली जिन्ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पाकिस्तान की पहली गवर्नर कौन थे? तो बताइएगा मोहम्मद अली जिन्ना। और मोहम्मद अली जिन्ना कैंसर से प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे? कैंसर बीमारी से, लेकिन किसी भी व्यक्ति को पता नहीं था। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे इफ्तिकार मिर्जा। कौन थे? इफ्तिकार मिर्जा। पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति इफ्तिकार मिर्जा। पाकिस्तान के पहले गवर्नर मोहम्मद अली जिन्ना। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? क्या बताइएगा? लियाकत अली। कौन थे? लियाकत अली। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली। पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति इफ्तिकार मिर्जा। और पाकिस्तान के पहले गवर्नर मोहम्मद अली जिन्ना। जब जिन्ना का नाम आया तो भारत का एक शहर है मुंबई में ही जिन्ना हाउस स्थित है। क्वेश्चन पूछेगा, आया हुआ बहुत बार एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन कि भारत के किस शहर में जिन्ना हाउस स्थित है? बताइएगा मुंबई। अच्छा, भारत भवन कहाँ है? भोपाल। भारत भवन कहाँ है? भोपाल। इंडिया हाउस कहाँ है? लंदन में। इंडिया हाउस लंदन में। इंडिया हाउस कहाँ है? लंदन। जिसका स्थापना 1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने करवाया था। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना किस वर्ष हुआ है? 1945 में। डेट लगा के बोलिए कि डेट कितना? 24। हाँ, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। अमेरिका का एक शहर है न्यूयॉर्क, वहीं पर इसका मुख्यालय स्थित है। और याद रखिएगा कि वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूएनओ में कुल सदस्य 193। कितना सदस्य है? 193 सदस्य देश है दक्षिणी सूडान। कौन है? दक्षिणी सूडान। 193 सदस्य देश है दक्षिणी सूडान। और उससे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि भारत इसका सदस्य कब बना? तो भारत इसका सदस्य उसी वर्ष बना जिस वर्ष उसका स्थापना हुआ था यूएनओ का, 1945। तो भारत उसका सदस्य 1945 में ही बन गया था। और इसका स्थापना दिवस हम लोग मनाते हैं 24 अक्टूबर को। मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। और वर्तमान समय में जो इसके महासचिव है वो है एंटोनियो गुटेरस। कौन है? एंटोनियो गुटेरस, जो कि पुर्तगाल के हैं। जो कि कहाँ के हैं? पुर्तगाल के। आइए अगला क्वेश्चन बताइएगा। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन। कहाँ है? वाशिंगटन। ये वाशिंगटन डीसी। देखिएगा, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन में है। दोनों का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन में। लेकिन दोनों का स्थापना अलग अलग ईस्वी में हुआ है। दोनों का स्थापना अलग अलग ईस्वी में। पहले विश्व बैंक का स्थापना हुआ है, यानी 1944 में विश्व बैंक का स्थापना। और उसके जस्ट एक साल के बाद जो हुआ है वो आईएमएफ का स्थापना हुआ है। किसका स्थापना हुआ है? आईएमएफ का। लेकिन दोनों का स्थापना ब्रेटन वुड्स समझौता के तहत हुआ है। किसके तहत हुआ है? ब्रेटन वुड्स समझौता के तहत दोनों का स्थापना हुआ है। दोनों का मुख्यालय जो है कि वाशिंगटन में है। और वाशिंगटन पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। पोटोमैक। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि यूनेस्को का स्थापना कब हुआ है?
हम पिछले क्लास में कुछ ट्रिक दिए थे। यूनेस्को का स्थापना तो पता है कि यूनेस्को और यूनिसेफ, तो यूनेस्को के लास्ट में ओ आता है, ओ का कोड होता है 15, अब 15 का इकाई डिजिट होता है 5, इसीलिए ईस्वी मारेंगे 1945 यूनेस्को में। एक उसी तरह कंफ्यूजन करने वाला चीज है यूनिसेफ। यूनिसेफ का लास्ट में आता है एफ, एफ का कोड होता है 6 और 6 मारेंगे यानी 1946। कब मारेंगे? 1946। ये दोनों क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं आया होगा। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस और यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए कि ओपेक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ओपेक हैथम अलघिस, ओपेक। ओपेक का बात करते हैं तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं ओपीईसी, जिसका फुल फॉर्म होता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी तेल निर्यातक देशों का समूह। जहां जहां पर सबसे अधिक तेल निर्यात होता है, यानी होता है तो वो निर्यात करेगा, तो उसी का एक संगठन है ओपेक। ओपेक का स्थापना 1960 में हुआ है। कब हुआ है? 1960 में। और ओपेक के जो वर्तमान में मुख्यालय है वो वियना में है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना में। लेकिन इसका स्थापना बगदाद में हुआ था। लेकिन इसका स्थापना कहाँ हुआ था? तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ओपेक का स्थापना किस शहर में हुआ था, तो बताइएगा बगदाद में। वही बगदाद जो इराक की राजधानी है। इराक की राजधानी कहाँ है? बगदाद। और वर्तमान समय में इसका मुख्यालय बगदाद में नहीं मारिएगा, वर्तमान समय में इसका मुख्यालय वियना में है। वही वियना जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। और वही वियना को या फिर ऑस्ट्रिया देश को संगीत का देश कहा जाता है। कौन सा देश? संगीत का देश। संगीत आप लोग सुनते हैं ना, सॉन्ग, वही संगीत का देश कहा जाता है ऑस्ट्रिया को। और ऑस्ट्रिया की राजधानी हो गया वियना और बॉ से वियना, बॉ से बेलग्रेड, बॉ से वियना, बॉ से बेलग्रेड। तो याद रखिएगा, बॉ से वियना, बॉ से बेलग्रेड और बॉ से हो गया आपका आंसर क्या कहते हैं? बुडापेस्ट और बुखारेस्ट। देखिए क्लियर कर देते हैं, रुकिए। देखिएगा 4 गो शहर है जिसका नाम बॉ से होता है। किससे होता है? बॉ से। तो एक याद रखिएगा बेलग्रेड, एक याद रखिएगा वियना, एक याद रखिएगा बुडापेस्ट, एक याद रखिएगा बुखारेस्ट। ये चारों जो शहर है वह एक ही नदी के किनारे है, जिसका आंसर होगा डेन्यूब। क्या होगा? डेन्यूब। तो वियना, बेलग्रेड, बुखारेस्ट, बुडापेस्ट, ये चारों शहर जो बॉ वाला है वह स्थित है किस नदी के किनारे? डेन्यूब नदी के किनारे। तो याद रखने का कोशिश कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए कि ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है? ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है? अरे ब्रिक्स का मुख्यालय स्थित है संघाई में। ब्रिक्स का मुख्यालय संघाई चीन में स्थित है। ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है? संघाई चीन में। ब्रिक्स का मुख्यालय देखिए, 3 क्वेश्चन में आदमी कंफ्यूज होता है, जो कि चीन के अंदर में मुख्यालय है तो कंफ्यूज करता है। तो आप लोगों को बता देते हैं, एक है ब्रिक्स और उसके बाद एक है संघाई सहयोग संगठन, इसको एससीओ कहते हैं। और तीसरा है, उसी में से आपको तीसरा पूछेगा एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो उसमें से आपका एक शहर के नाम पे है संघाई सहयोग संगठन, जैसे एससीओ है। तो संघाई जो नाम आता है तो नाम में से संघाई नहीं जाएंगे, संघाई में चल जाएंगे बीजिंग। क्या चल जाएंगे? बीजिंग। तो संघाई में संघाई आंसर नहीं लगाएंगे। एक क्वेश्चन आता है संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन में संघाई भी देखने के लिए मिलेगा, आपको संघाई नहीं लगाना है। संघाई के अलावा जो आप शहर जानते हैं चीन के अंदर में बीजिंग, वहां पर लगाएंगे। और उधर जो 2 गो बच गया क्वेश्चन, उसके लिए आंसर हो जाएगा संघाई। याद रखिए, यानी संघाई में संघाई नहीं लगाना है, बस इतना कम से कम क्लियर रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड। और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का स्थापना 1946 ईस्वी में हुआ है। और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहने का मतलब यूएनओ का एकमात्र ऐसा अंग है जो अमेरिका के बाहर में स्थित इसका मुख्यालय है। और द हेग नीदरलैंड में स्थित है। और नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है? एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है? एम्स्टर्डम। आइए आते हैं हम लोग अगले सब्जेक्ट में। कहां से देखेंगे? 34 से। 34 तो कल ले था, ये यहां से होगा ना, यहां से नहीं होगा। 1 2
3 4 यहाँ से नहीं पढ़ा इसलिए। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। बताइएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता एक कैसी सभ्यता थी? कांस्ययुगीन सभ्यता। कैसी सभ्यता? कांस्ययुगीन सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता एक कैसी सभ्यता थी? नहीं, उसमें से आपको दूसरा ऑप्शन देगा इस बार। ग्रामीण पूछेगा, शहरी पूछेगा, तो क्या लगाइएगा? हड़प्पा सभ्यता शहरी। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी? बताइएगा। राजकुमारी अमृता कौर। कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर। राजकुमारी अमृता कौर भारत के अंदर में एक ही मंत्रिमंडल का पदभार संभालने वाली सबसे लंबी समय तक बनी थी, जो कि स्वास्थ्य विभाग संभाली थी। कौन विभाग संभाली थी? स्वास्थ्य विभाग। और वर्तमान समय में बताइए कि स्वास्थ्य मंत्री कौन है भारत का? वो मनसुख मामाडिया है। वर्तमान समय में स्वास्थ्य मंत्री भारत के मनसुख मामाडिया। कौन है? मनसुख मामाडिया। अच्छा, स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल। स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को हम लोग क्यों मनाते हैं? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO का स्थापना होता है, इसीलिए 7 अप्रैल को पूरे विश्व में हम लोग मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। अगला क्वेश्चन, शक संवत का शुरुआत कब हुआ है? 78 ईस्वी। शक संवत का शुरुआत कब हुआ है? 78 ईस्वी। शक संवत का शुरुआत कब हुआ है? अब विक्रम संवत का शुरुआत हुआ है 58 ईसा पूर्व। शक संवत का शुरुआत हुआ है 78 ईस्वी में, वहीं विक्रम संवत का शुरुआत हुआ है 58 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस किस व्यक्ति के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में चलाया गया था? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन बताना है। देखिए, हम अभी पूछे थे रेलगाड़ी का शुरुआत जो शताब्दी एक्सप्रेस के नाम से हुआ है वह जवाहरलाल नेहरू के नाम पे हुआ है। तो हम लोग समझते हैं जवाहरलाल नेहरू का जो संबंध है सबसे पहले उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से है। इनका जन्म जो हुआ था 1889 ईस्वी में। इसका जस्ट 100 साल अगर हम इसमें जोड़ते हैं, अर्थात शताब्दी जोड़ते हैं, तो 1989 ईस्वी मिलेगा। तो 1989 ईस्वी में इनके जन्म शताब्दी के रूप में भारत सरकार के द्वारा जो शुरू किया गया शताब्दी एक्सप्रेस। तो किसके जन्म दिवस पे? जवाहरलाल नेहरू। कब शुरू किया गया? 1989। कब शुरू किया गया? 1989। ठीक। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू का एक हम बार बार पुस्तक का चर्चा करते हैं जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री भी किसका? जवाहरलाल नेहरू का है। लेकिन इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। ठीक। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम टेलीविजन जो दिखाया गया था दिल्ली में किस वर्ष? 1959। भारत में पहली बार जो टेलीविजन दिखाया गया था 1959 में दिखाया गया था दिल्ली के अंदर में। और आप लोग को बता दें कि टेलीविजन का आविष्कार जो किया था वो किया था जे.एल. बेयर्ड। किसने किया था? जे.एल. बेयर्ड ने। अगला क्वेश्चन, एलपीजी सिलेंडर में मुख्यतः 2 गैस भरे होते हैं। कौन कौन? आप लोग को याद करने के लिए बता दे कि ये जो खाना पकाने वाला सिलेंडर है उसे हम लोग एलपीजी सिलेंडर कहते हैं। जब उसमें आग लग जाता है या गैस का रिसाव होने लगता है तो हम लोग को डर लगने लगता है कहीं आग हो जाए, नहीं फैल जाए, ब्लास्ट नहीं हो जाए, तो हम लोग का बीपी बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? बीपी। नहीं कहते बीपी मेरा बढ़ गया या बीपी हाई हो गया है। यानी बी और पी, यानी बी से ब्यूटेन और पी से प्रोपेन, यही 2 का मिश्रण होता है। बी से ब्यूटेन, पी से प्रोपेन। बी से ब्यूटेन, पी से प्रोपेन। लेकिन इसमें जो मिथाइल मरकैप्टन रहता है, उसमें जो मिथाइल मरकैप्टन रहता है वह उसमें सुगंध के लिए रहता है कि हमको पता चले कि गैस का रिसाव हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिए दे दिया जाता है उसमें स्पेशली। अगला क्वेश्चन, आप लोग बताइएगा कि भारत के संविधान में किस अनुच्छेद का संबंध राष्ट्रपति शासन से है? तो 356। किससे है? 356। अब आप लोग को बता देते हैं कि राष्ट्रपति शासन जो भारत में पहली बार लगाया गया था 1951-52 ईस्वी में पंजाब में। कहाँ लगाया गया था? पंजाब में। बिहार में राष्ट्रपति शासन कुल 8 बार लगा है। राष्ट्रपति शासन कुल कितना बार? 8 बार बिहार में लगा है। और आप लोग को बता दें कि सबसे पहले कहाँ लगा था? पंजाब में। और सबसे अधिक दिनों तक कहाँ लगा है? तो सबसे अधिक दिनों तक जम्मू कश्मीर में लगा है। कहाँ लगा है? जम्मू कश्मीर में। और लगते हैं अनुच्छेद 356 के तहत। किसके तहत? 356 के तहत। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेगा
कि भारत के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन 356 के अलावा भी लगता है तो 365 के तहत, किसके तहत? 365 के तहत। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। अब हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं खिलाड़ी की संख्या किस खेल में कितनी होती है। सबसे पहली बार पोलो में 4, पोलो में 4, वाटर पोलो में 7, वाटर पोलो में 7, उसके बाद हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल तीनों में 11, तीनों में 11। अच्छा बताइएगा आप लोग की बास्केटबॉल में 5, बास्केटबॉल में 5, वॉलीबॉल में 6, वॉलीबॉल में 6, नेटबॉल में 7, नेटबॉल में 7, नेटबॉल में 7, जिम्नास्टिक में 8, जिम्नास्टिक में 8, जिम्नास्टिक में 8, जिम्नास्टिक में 8, बेसबॉल में 9, बेसबॉल में 9, बेसबॉल में 9, उसके बाद रग्बी फुटबॉल में 15, इतना फिर इतना, यानी कि 15 होता है रग्बी फुटबॉल में। और अब पोलो में 4, वाटर पोलो में 7, नेट बॉल में 7, जिम्नास्टिक में 8, बेसबॉल में 9, बास्केटबॉल में 5, वॉलीबॉल में 6 और पोलो में 4। कम से कम आप इतना याद रखिएगा तो आपका टच कर जाएगा एक क्वेश्चन। वाटर पोलो क्या होता है? पोलो 4, जिस प्रकार पोलो हम लोग ये खेलते हैं फील्ड पे, उसी तरह से वाटर में भी पोलो खेला जाता है, उसी को वाटर पोलो कहते हैं। और वाटर पोलो में खिलाड़ी की संख्या 7 होता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि क्यू शब्द का संबंध किस खेल से है? बिलियर्ड से। क्यू शब्द का संबंध बिलियर्ड से है। क्यू शब्द का संबंध किससे है? बिलियर्ड से। और बिलियर्ड से आपका संबंधित खिलाड़ी है पंकज आडवाणी। पंकज आडवाणी का संबंध बिलियर्ड से है। और गीत सेठी का संबंध भी बिलियर्ड से है। गीत सेठी का संबंध भी किससे है? बिलियर्ड से है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, टी शब्द है गोल्फ में, टी शब्द है गोल्फ में, क्यू शब्द है बिलियर्ड्स में, सही है। अगला क्वेश्चन आप बताइएगा कि किस व्यक्ति के शासनकाल में 1756 में कोलकाता में ब्लैक होल की घटना घटी थी? सिराजुद्दौला के काल में। किसके काल में? सिराजुद्दौला के काल में 1756 में। वो डेट याद रखिएगा, 20 जून 1756 को कलकत्ता के अंदर में आपका एक घटना घटित हुआ था, जो एक ही सिराजुद्दौला के काल में, जिसमें से टोटल 146 आदमी शामिल थे। 146 में से सिर्फ जीवित जो बचे थे उसे बंद कर दिया गया था एक काल कोठरी में, और अगले दिन जो जीवित बचा था सिर्फ 23 को जीवित बचा था। इसीलिए उस घटना को हॉलवेल नाम के व्यक्ति ने उस पर विश्लेषण किया है कि ये सारा घटना जो है कि वो प्रदर्शित किया है कि ऐसे ऐसे घटना हुआ था। हॉलवेल ने दिखाया है। किसने दिखाया है? हॉलवेल ने, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किस देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है? तो याद रखिएगा कि मिस्र एक ऐसा देश है जो नील नदी के किनारे है, और मिस्र की राजधानी काहिरा है। मिस्र की राजधानी काहिरा है जो नील नदी के किनारे है, इसीलिए नील नदी की देन कहा जाता है मिस्र को। और मिस्र का पुराना नाम इजिप्ट है। मिस्र का पुराना नाम इजिप्ट है, याद रखिएगा। मिस्र का पुराना नाम क्या है? इजिप्ट है। और एक याद रखिएगा कि सुएज नहर भी कहाँ है? मिस्र में। सुएज नहर भी कहाँ है? मिस्र में। सुएज नहर कहाँ है? मिस्र में। और बता देते हैं कि सुएज नहर का जो स्थापना हुआ है 1869 में हुआ था। कब स्थापना हुआ था? लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ है। लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ है। 1956 में राष्ट्रीयकरण हुआ है। और स्थापना जिस वर्ष गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 में, उसी वर्ष सुएज नहर का निर्माण हुआ था। लेकिन इसका नेशनलाइजेशन जो हुआ था वो हुआ था 1956 में आके, और 1956 में LIC का स्थापना हुआ है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला रसायन बंदरगाह कौन बना है? दहेज। भारत का पहला रसायन बंदरगाह दहेज बना है, जो पश्चिमी घाट के अंतर्गत गुजरात राज्य में स्थित है। और भारत के गुजरात राज्य में ही कांडला बंदरगाह स्थित है, जो भारत का सबसे पहला ज्वारे बंदरगाह घोषित हुआ है। और उसका नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा गया। और भारत के अंदर में सबसे लंबा यार्ड मुगल सराय रेलवे यार्ड है, और मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा गया है, याद रखिएगा। दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा गया है, याद रखिएगा। और भारत के अंदर में सबसे लंबा यार्ड भी किसका है? मुगल सराय का। लेकिन भारत के अंदर में सबसे लंबा रेलवे स्टेशन जो बना हुआ हुबली रेलवे स्टेशन बना है। कौन बना है? हुबली रेलवे स्टेशन। वही हुबली जो कि आपका दक्षिण पश्चिम का मुख्यालय है। किसका मुख्यालय है? दक्षिण पश्चिम का मुख्यालय हुबली है, जो कर्नाटक राज्य में स्थित है।
अगला क्वेश्चन, कितना लंबा है? अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, लमसम 1500 से 1600 मीटर 1607 लमसम है, याद रखिएगा 1600 मीटर समथिंग है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि किस व्यक्ति के द्वारा मिशनरीज ऑफ चैरिटी का स्थापना किया गया है? तो याद रखिएगा मदर टेरेसा के द्वारा। किसके द्वारा? मदर टेरेसा के द्वारा एक सम्मिलित धर्म का नाम था जिसका नाम था मिशनरीज ऑफ चैरिटी। उसमें बहुत सारे व्यक्ति शामिल होते थे, उसका उद्गार किया जाता था। तो सबसे पहले मदर टेरेसा का नाम आया, तो आइए मदर टेरेसा के बारे में समझते हैं। तो मदर टेरेसा का संबंध भारत से नहीं है। मदर टेरेसा का संबंध जो था वो अल्बानिया से था। अल्बानिया की राजधानी तिराना, अल्बानिया से संबंध था। और भारत में आकर इन्होंने बहुत सारे धर्म को स्थापित किया, बहुत सारे संस्था को स्थापित किया और बहुत सारे गरीब समुदाय को ऊपर उठाने का कार्य किया। जो भी मिशनरी चला के भारत के अंदर में बहुत सारे व्यक्ति को आगे बढ़ाया। और यही सब काम के लिए भारत सरकार के द्वारा मदर टेरेसा को 1980 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया और 1979 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1979 में नोबेल, 80 में भारत रत्न। अच्छा, भारत रत्न का बात आया तो भारत रत्न का शुरुआत कब हुआ है? 1954 में। भारत रत्न का शुरुआत कब हुआ है? 1954 में, याद रखिएगा। और भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने हैं। उस समय उनको कुल 3 व्यक्ति को दिया गया था। सीवी रमन को दिया गया था, उसके बाद फिर आपको दिया गया सर्वपल्ली राधाकृष्णन को और श्री राजगोपालाचारी को दिया गया था। ये 3 व्यक्ति को 1954 में दिया गया था। और सचिन तेंदुलकर को 2013 में दिया गया था। कब दिया गया था? 2013 में CNR राव के साथ। और 2014 में दिया गया आपको मलाला यूसुफजई को दिया गया था नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार का बात कर रहे हैं। 2014 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मलाला यूसुफजई को, जो पाकिस्तान की है, और उसी के साथ नोबेल पुरस्कार दिया गया था एक भारतीय, जिसका नाम है कैलाश सत्यार्थी। किसको दिया गया था? कैलाश सत्यार्थी को। कैलाश सत्यार्थी बच्चा पे काम करता था। किस पर काम करते थे? बच्चा पे। इसीलिए उसका संबंध जो था बचपन बचाओ आंदोलन से था। किससे था? कैलाश सत्यार्थी ने बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1980 ईस्वी से किया था। उन्होंने अनाथ बच्चा या गरीब असहाय बच्चा पर बहुत सारे ध्यान दिए, बहुत सारे प्रोग्रेस किए। उसके बाद इसे चलकर 2014 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। और कैलाश सत्यार्थी का संबंध है कहां से? मध्य प्रदेश से। कहां से? मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास इनका घर है। जबलपुर के पास। उसके बाद इन्होंने बच्चा पर एक पुस्तक भी लिखा है जिसका नाम है आजाद बचपन की ओर। आजाद बचपन की ओर पुस्तक के लेखक कौन है? कैलाश सत्यार्थी। और पाकिस्तान की जो महिला थी जिसे 17 वर्ष की उम्र में मलाला को नोबेल पुरस्कार मिला था, उनके द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम है वी आर डिस्प्लेस्ड पुस्तक के लेखक है मलाला। कौन है? मलाला। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, कौन सा साम्राज्य या कौन सा वंश अपने नौसैनिक के लिए प्रसिद्ध था? चोल। कौन सा था? चोल। चोल राजवंश भारत के केरल, तमिलनाडु में शासन करते थे। और चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे। और चोल वंश की राजधानी तंजौर थी। कहां थी? तंजौर थी। चोल वंश की राजधानी कहां थी? तंजौर थी। जो स्थानीय स्वशासन एवं नौसैनिक के लिए प्रसिद्ध था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक किस ओलंपिक में जीता था? तो 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में जीता था, हॉकी के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए कि टीबी रोग के उपचार के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? तो बताइएगा बीसीजी का टीका। क्या दिया जाता है? बीसीजी का टीका। अब बात आता है टीबी और बीसीजी। तो सबसे पहले बता देते हैं कि टीबी दिवस जो हम लोग मनाते हैं वह 24 मार्च को मनाते हैं। टीबी दिवस कब मनाते हैं? 24 मार्च को। और कैंसर दिवस मनाते हैं 4 फरवरी को। कैंसर दिवस 4 फरवरी को और टीबी दिवस मनाते हैं 24 मार्च को। उसके बाद आप लोग को बता देते हैं बीसीजी। बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कोलमेट ग्यूरिन। बैसिलस कोलमेट ग्यूरिन, याद रखिएगा, बैसिलस कोलमेट ग्यूरिन। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया था? शेरशाह सूरी। किसने करवाया था? शेरशाह सूरी।
और शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बिहार के सासाराम में। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। भारत, वहीं अगर आपसे पूछते कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध कौन सा है तो बताइएगा भाखड़ा नागल बांध। कौन सा बांध? भाखड़ा नागल बांध। सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नागल और सबसे लंबा हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। किस पर स्थित है? उड़ीसा के महानदी पर। वहीं अगर देखें हम भाखड़ा नागल परियोजना या भाखड़ा नागल बांध जो है वो सतलज नदी पर है। किस नदी पर है? सतलज नदी पर, पंजाब में स्थित है। वहीं अगर आपसे हम पूछे कि टिहरी बांध जो स्थित है वह किस नदी पर है? भागीरथी नदी। तो टिहरी बांध का निर्माण भागीरथी एवं भिलंगना नदी पर उत्तराखंड में किया गया है और टिहरी बांध का निर्माण 2006 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 2006 ईस्वी में। और दामोदर नदी घाटी परियोजना का स्थापना 1948 में, दामोदर 1948 में। उसके बाद याद रखिएगा भाखड़ा नागल बांध 1963 में। उसके बाद याद रखिएगा दामोदर 1956 में। उसके बाद याद रखिएगा टिहरी बांध 2006 में। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोग को हम बता दें कि भारत के अंदर में जितने भी बांध हैं उस बांध को भारत के मंदिर की संज्ञा जवाहरलाल नेहरू ने दिए हैं। किसने दिए हैं? जवाहरलाल नेहरू ने। क्योंकि भारत के अंदर में जितने भी सिंचाई वगैरह होते हैं बांध बनाकर नहर को बनाया जाता है, उसके बाद खेतों की सिंचाई होता है। अर्थात भारत एक कृषि प्रधान देश शुरू से ही रहा है। इसीलिए भारत के अंदर में जवाहरलाल नेहरू ने बांध को किसकी संज्ञा दे दिया? मंदिर की संज्ञा। किसका संज्ञा? मंदिर की संज्ञा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। टिहरी क्या है? टिहरी बांध है उत्तराखंड में भागीरथी और भिलंगना नदी पर। ठीक। अगला क्वेश्चन, जैसे मध्य प्रदेश का जबलपुर है वहां पर धुआंधार जलप्रपात है, यह आपका कपिलधारा जलप्रपात है, वो नर्मदा नदी पे है, नर्मदा जी पे है। उसी तरह से उत्तराखंड के अंदर में है वो चीज। अगला क्वेश्चन बताना है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने किस वर्ष करवाया था? तो याद रखिएगा कि अकबर ने बहुत सारे कार्य किए हैं क्योंकि वह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे। अकबर का जो जन्म हुआ था वो 1542 में हुआ था राजा बीरसाल के महल में, गुजरात के अमरकोट में। और अकबर एक धर्मनिरपेक्ष शासक इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने पहले से चलते आ रहे बहुत से कानून को हटा दिया जो कि आम आदमी के लिए अच्छा नहीं था। तो सबसे पहला काम इन्होंने 1562 में किया था। कब किया था? 1562 में। 1562 में उन्होंने दास प्रथा से मुक्त किया था। किससे मुक्त किया था? दास प्रथा से मुक्त किया था। और तीर्थ यात्रा कर का 63 में, 1562 में दास, 1563 में तीर्थ, 1564 में जजिया कर, 1564 में जजिया कर, याद रखिएगा। 1564 में जजिया कर को समझ के नहीं, इस तरह से बहुत सारे कार्य किए हैं। तो बहुत सारे कार्य करने के क्रम में से भारत के अंदर में धर्मनिरपेक्ष शासक के रूप में जाना गया। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किसने किया है? सैमुअल कोहेन। किसने किया है? सैमुअल कोहेन। तो अब बम का बात आया। बम का जब बात आता है तो हम लोग 3 को क्वेश्चन बम का पूछा जाता है संबंधित एग्जाम में। सबसे पहले हम बता देते हैं न्यूट्रॉन बम। न्यूट्रॉन बम का खोज किया है सैमुअल कोहेन ने। उसके बाद आपको बता देते हैं परमाणु बम। परमाणु बम का खोज किया है ऑटो हॉर्न ने। उसके बाद बता देते हैं हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम का खोज किया है एडवर्ड टेलर ने। कब किया है? तो 1952 में किया है। एडवर्ड टेलर ने 1952 में इसका खोज किया है। परमाणु बम का खोज 1945 के अंदर में हुआ था। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि गांधी जी का जन्म 1869 में 2 अक्टूबर के दिन हुआ था। तो आप लोग को बताना है कि इसका जन्म किस शहर में हुआ था? पोरबंदर में। किस शहर में हुआ था? पोरबंदर में। और इसका पहला पढ़ाई जो शुरू हुआ था प्रारंभिक शिक्षा वो श्यामल दास नाम का कॉलेज था भावनगर में, वहीं पर इनका शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा। ये क्वेश्चन पीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि गांधी जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो प्रारंभ की थी वो किस कॉलेज से? तो श्यामल दास कॉलेज आपका भावनगर से की थी। कहां से की थी? भावनगर। वही भावनगर जहां पर नमक अनुसंधान संस्थान स्थित है। नमक अनुसंधान संस्थान गुजरात के भावनगर में स्थित है, याद रखिएगा। और भावनगर जब बात आया तो उसी के बगल में एक शहर है सूरत। भावनगर के बगल में एक शहर है सूरत।
तो भावनगर और सूरत के बीच में, भावनगर और सूरत के बीच में ही खंभात की खाड़ी है। क्या है? खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी भावनगर और सूरत के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र का नाम क्या है? भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र का नाम है तारापुर। क्या नाम है? तारापुर। तारापुर जो महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मोलनकर। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मोलनकर। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मोलनकर थे। उसके बाद इस तरह से चलते 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 अभी वर्तमान समय में 17वां लोकसभा अध्यक्ष चल रहा है और 17वां लोकसभा के अध्यक्ष है ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। और ओम बिरला जो है राजस्थान से संबंध रखते हैं। कहां से संबंध रखते हैं? राजस्थान। और भारत के अंदर में लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनने वाली व्यक्ति बनी है मीरा कुमार। कौन बनी है? मीरा कुमार। कौन बनी है? मीरा कुमार। कितने नंबर के बनी थी वो? 15वें नंबर के। कितने नंबर के? 15वें नंबर के। उसके बाद जब 16वां आपका ये लोकसभा चुनाव हुआ तो उसके अध्यक्ष में सुमित्रा महाजन बने थे। कौन बने थे? सुमित्रा महाजन। और वर्तमान में आपका अभी चल रहे हैं 17वें ओम बिरला, जो कि राजस्थान के बूंदी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर भारत सरकार में पहुंचे हुए हैं। अगला क्वेश्चन, यानी कोटा के अंदर में है बूंदी कोटा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व जो संभाला था, किस व्यक्ति ने संभाला? तो याद रखिएगा, अरुणा आसफ अली। अब भारत रत्न का ये भारत छोड़ो आंदोलन का बात आ रहा है, तो भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत जो हुआ था वह 9 अगस्त 1942 को कहां से हुआ था? तो मुंबई से हुआ था। कहां से हुआ था? मुंबई के ग्वालियर टैंक से हुआ था। मुंबई के ग्वालियर टैंक से। लेकिन यह प्रस्ताव जो पारित हुआ था वो 8 अगस्त 1942 को ही हो गया था। तो याद रखेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन या क्विट इंडिया मूवमेंट का शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुआ था। कहां से? मुंबई से। मुंबई के किस जगह से? तो ग्वालियर टैंक से। याद रखिएगा। और भारत छोड़ो आंदोलन में जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था जस्ट अगले दिन, तो उसके अब्सेंट में अरुणा आसफ अली ने उनकी बागडोर को संभाला था। याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन में ही महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। और 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था वह लिनलिथगो के काल में हुआ था। किसके काल में हुआ था? लिनलिथगो। उस समय गवर्नर हुआ करते थे लिनलिथगो। तो लिनलिथगो के काल में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, यह प्रभाव में आया। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो बताइएगा, अबुल कलाम आजाद। कौन थे? अबुल कलाम आजाद। और वही अबुल कलाम आजाद लगातार 1940 से लेकर 1944-45 तक बन गए। इसका मतलब लगातार 4-5 साल बन गए। इसका मतलब आप बोल सकते हैं या हम बोल सकते हैं कि भारत के अंदर में सबसे लंबे दिनों तक कांग्रेस का अध्यक्ष रहने वाला व्यक्ति अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद। वही अबुल कलाम आजाद नहीं रुकेगा, उससे संबंधित एक और क्वेश्चन कांग्रेस से रिलेटेड पूछेगा कि भारत के अंदर में कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति कौन था? तो वही अबुल कलाम आजाद थे। और वही अबुल कलाम आजाद आगे चलकर स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री बनते हैं। और अबुल कलाम आजाद की जयंती पर 11 नवंबर को हम लोग प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और अबुल कलाम आजाद के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक बहुत फेमस है जिसका नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। क्या नाम है? इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक अबुल कलाम आजाद है। लेकिन ऑप्शन में आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी देगा, बहुत लोग वो भी टिक कीजिएगा। नहीं, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक है अबुल कलाम आजाद। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्या गांधी जी को क्यों गिरफ्तार किया? गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था क्योंकि वह जो भारत छोड़ो आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन का मतलब होता है कि जितने भी अंग्रेज यहाँ पर काम कर रहे थे, बड़े बड़े पोस्ट पर काम कर रहे थे, भारत के व्यक्ति का शोषण कर रहे थे, तो उसको छोड़कर वापस चले जाए अपना देश इंग्लैंड। इसीलिए भारत के अंदर में बहुत सारे घटना हो रहे थे, बहुत सारे आंदोलन हो रहे थे। उसी में से एक आंदोलन हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। अर्थात नाम से ही लग रहा है कि भारत को छोड़कर आप लोग वापस जाओ और भारत का जो है कि को आजाद कर दो और एक नया संविधान लोग बनाएगा और अपना देश चलाएगा। आइए अब अगला क्वेश्चन, कुछ देर में हम लोग समाप्त की ओर चल रहे हैं। 10 क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा,
वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्र सिद्धांत पर। किस सिद्धांत पर? देखिएगा, दूध से जो हम लोग मक्खन निकालते हैं वो भी अपकेंद्रन है, और कपड़ा को जो साफ करते हैं अर्थात जो अभी हम बोले वॉशिंग मशीन, वो भी अपकेंद्रन पर काम करता है। और मौत का कुआं जो है वह अभिकेंद्र बल पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? अभिकेंद्र बल पर। मौत का कुआं हुआ, या जब आप साइकिल या मोटरसाइकिल वगैरह चलाते हैं, जो आप मोड़ पर जो घूमते हैं, वहां पर भी अभिकेंद्र बल काम करता है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, एक्स किरण का खोज किसने किया? रोएंटजन। एक्स किरण का खोज किसने किया? रोएंटजन। अच्छा, गामा किरण का खोज किसने किया है? गामा किरण का खोज पॉल बिलार्ड ने किया है। किसने किया है? पॉल बिलार्ड ने। गामा किरण का खोज किसने किया है? पॉल बिलार्ड ने। और गामा किरण का नामकरण किया है रदरफोर्ड ने। गामा किरण का नामकरण किसने किया? रदरफोर्ड ने। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि मध्यरात्रि के सूर्य का देश किसे कहता है? नॉर्वे को। मध्यरात्रि का सूर्य का देश किसे कहता है? नॉर्वे को। अच्छा, उगते हुए सूर्य का देश? जापान। उगते हुए सूर्य का देश? जापान। अच्छा, डूबते हुए सूर्य का देश? ब्रिटेन को। डूबते हुए सूर्य का देश? ब्रिटेन को। ये सब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, आप लोग को बताना है कि माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला कौन बनी थी? जुंको तेवई। कौन बनी थी? जुंको तेवई। माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला जुंको तेवई, जो 16 मई 1975 को गई थी। लेकिन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बने थे तेंजिंग नार्गे एवं एडमंड हिलेरी, जो 29 मई 1953 को पहुंचे थे माउंट एवरेस्ट की चोटी पर। और माउंट एवरेस्ट दिवस भी हम लोग उसी के उपलक्ष्य में 29 मई को प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। माउंट एवरेस्ट दिवस 29 मई, हिमालय दिवस 9 सितंबर। हिमालय दिवस 9 सितंबर, माउंट एवरेस्ट दिवस मनाए हम लोग 29 मई को। और सुनामी दिवस हम लोग मनाते हैं 5 नवंबर को। सुनामी दिवस कब मनाते हैं? 5 नवंबर को। और उसके बाद फिर महासागर दिवस मनाते हैं 8 जून को। महासागर दिवस 8 जून को। और 8 मई को हम लोग मनाते हैं रेड क्रॉस दिवस। कौन सा दिवस? रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाते हैं। तो आप ये सब याद रखिएगा। और समुद्र दिवस मनाते हैं 5 अप्रैल को। समुद्र दिवस कब मनाते हैं? 5 अप्रैल को। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, माउंट एवरेस्ट की वर्तमान समय में ऊंचाई है 8848.86 मीटर। याद रखिएगा, 8848.86 मीटर। यह हाल ही में आई रिपोर्ट है जो नेपाल और चीन ने मिलकर इसका तैयार किया है कि भाई इतना इसका हाइट है। वो हर साल कुछ बढ़ता है? हाँ, हर साल बढ़ता है। अगला क्वेश्चन बताइए, नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? खड़गवासला। कहाँ स्थित है? खड़गवासला। एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये हो गया सेना से संबंधित। एक एनडीए आप लोग सुनते होंगे जो कि राजनीति से संबंधित है, कि वर्तमान में एनडीए का सरकार है। एनडीए का सरकार है, तो वो एनडीए अलग होता है। एक होता है एनडीए, एक होता है यूपीए। एक होता है एनडीए, एक होता है यूपीए। इसी दोनों का सरकार अक्सर भारत में बनता है। तो यूपीए उस पार्टी को कहते हैं जो कि कांग्रेस का समर्थन करती है। किसका समर्थन करती है? यानी देखते होंगे आप लोग कि भारत में दुए को पार्टी हमेशा सरकार बनाती आई है 1950 से लेकर अब तक। एक कांग्रेस बनाती है या फिर बीजेपी बनाती है, या तो कांग्रेस बनाती है या तो बीजेपी। यानी जो छोटा छोटा पार्टी कांग्रेस का समर्थन करती है उसी को यूपीए के अंदर रखा जाता है। किसके अंतर्गत? यूपीए। और जो बीजेपी का समर्थन करती है उसको एनडीए के अंतर्गत रखा जाता है। किसके अंतर्गत? एनडीए। एनडीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और यूपीए का फुल फॉर्म होता है कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। एनडीए का होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो एनडीए का भी प्रधान जो है कि नरेंद्र मोदी है कि नहीं है। और राहुल गांधी वगैरह जो संबंध रख रहे हैं वो किससे संबंध रखेंगे? यूपीए से। किससे रखेंगे? यूपीए से। यानी कि आप बोल सकते हैं कि कांग्रेस समर्थित जो भी पार्टी है वो यूपीए के अंदर है, और भाजपा समर्थित जो भी पार्टी है वो एनडीए के अंदर में है। तो ये 2 क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विटामिन बी12 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी12 की कमी से एनीमिया होता है। क्या होता है? एनीमिया। और विटामिन बी12 का रंग जो होता है वो गुलाबी होता है। विटामिन बी12 का रंग कैसा होता है? गुलाबी। और विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। और विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकाबालामिन। क्या है? साइनोकाबालामिन। और विटामिन के का रासायनिक नाम है फिनोक्विनोल। क्या है? फिनोक्विनोल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन बी1 का थायमिन।
विटामिन B3 का रेबोफ्लोविन, और उसके बाद बताइएगा विटामिन B6 का पैराडॉक्सिन, विटामिन B7 का बायोटिन। फिर आते हैं विटामिन सी से, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टेकोफेरॉल, विटामिन B11 का फोलिक अम्ल। ये सब चीज याद रखिएगा। आज का लास्ट सवाल आप लोग बताइएगा कि हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे है? तो याद रखिएगा कि वर्तमान समय में हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। किसकी राजधानी है? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, जिसे हम लोग मोतियों के शहर के रूप में जानते हैं। हैदराबाद को किस रूप में जानते हैं? मोतियों का शहर। और हैदराबाद एक स्वतंत्र शहर की स्थापना चिनकिलीज खान ने किया था। किसने किया था? चिनकिलीज खान ने, जिसे हम लोग निजाम उल मुल्क के नाम से जानते हैं, जिसका संबंध आसफ जाही राजवंश से था। किससे संबंधित था? आसफ जाही राजवंश से था। और हैदराबाद शहर का पुराना नाम भाग्यनगर है। क्या है? भाग्यनगर। कुछ देर पहले हम लोग इरडा के बारे में बात किए थे कि जो कि बीमा पे काम करती है इरडा, वही इरडा का मुख्यालय भी कहां बताए थे? हैदराबाद। कहां बताए थे? हैदराबाद। ये सब चीज आप याद रखिएगा। आज का क्लास हम लोग यहीं स्थगित करते हैं। आप लोग इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा और आगे इस तरह से हम लोग मेहनत करते रहेंगे और नई मंजिल को हासिल करेंगे। सिर्फ आप सबों का समर्थन चाहिए, और समर्थन बस इतना चाहिए कि आप लोग अपने आप में पूरा मेहनत कीजिए। अब जो भी एग्जाम आएगा आपका रिजल्ट पक्का होगा, आप लोग कीजिए और थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बस धन्यवाद। शुभ रात्रि।